नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। आज की बड़ी चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं पीसी थपलियाल जी, जैसे कि आप जानते ही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर ओली जो आई सर्जन है देहरादून में, ज़बरदस्त उनका हॉस्पिटल है, सभी लोग जानते हैं। और राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से अब कोशिश है उनकी कि उत्तराखंड की तस्वीर बदली जाए। तो डॉक्टर साहब के साथ में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो उनके साथी लोग हैं, वो भी अब इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। तो आज हम उन्हीं से ये चर्चा करेंगे कि एक लड़ाई जो है राज्य को पाने के लिए लड़ी गई और दूसरी लड़ाई अब राज्य को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। सड़कों पर राज्य आंदोलनकारी हैं। ये विडंबना है प्रदेश के लिए, हम सब के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए। इसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं डॉक्टर ओली? सबसे पहले ये सवाल आपसे है कि जो राज्य को बचाने की अब एक मुहिम चल रही है, भू कानून को लेकर भी मांग उठ रही है, लोकायुक्त को लेकर भी मांग उठ रही है, अस्तित्व को बचाने जैसी स्थिति में इस समय प्रदेश के लोग हैं। वो लोग जिन्होंने राज्य के लिए आंदोलन किया, आज वो चिंता कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? अभी मैं उसी मीटिंग से आ रहा हूँ, उसी धरने से आ रहा हूँ जिसमें इस तरह के इशू उठाए गए। उसमें भू कानून, उसमें राज्य आंदोलनकारी सब मिला के उसमें 10% रिजर्वेशन और इस तरह की बातें की जा रही थी। उस मीटिंग में मैंने भी थोड़ा सा सहयोग दिया। सब मिला के पिछले अगर 22 साल में जाएं तो हुआ ये कि राज्य के लिए कांग्रेस शायद कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस नेशनल लेवल पे भी कुछ नहीं कर पाई। हमारी बहुत उम्मीद थी कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, हमारे राज्य के लिए कुछ करेगी, ऐसा नहीं हो पाया। पिछली 2 सरकारें हमारी बीजेपी की आई, उसमें एक बार 3 मुख्यमंत्री चेंज किए, दूसरी बार फिर उनको चेंज करने पड़े। इस बार फिर थोड़ा भू कानून दिक्कत आई तो फिर उनको चेंज करना पड़ा। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 5 साल के टेन्योर में 3 मुख्यमंत्री चेंज करने पड़े, ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। एक मुख्यमंत्री नहीं परफॉर्म करता तो दूसरा नहीं परफॉर्म करता तो तीसरा नहीं कर, ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो यही चीज़ मैंने उनको कही इस मीटिंग में। मैंने ये बोला कि भू कानून, 10% रिजर्वेशन, ये छोटी सी बात है। गैर सैन्य राजधानी होनी चाहिए, ठीक है। हमारे जो MLAs हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी, दूर जाना पड़ेगा, अकेले में रहना पड़ेगा, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। हमारे जो IAS के ऑफिसर्स हैं उनको भी थोड़ा दूर जाना पड़ेगा बच्चों से। उनकी परवरिश वैसी नहीं कर पाएंगे जैसी करनी चाहते हैं वो। लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए उनको थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। उनकी परवरिश अपनी प्रॉपर गाइडेंस के बगैर अपने फैमिली के हिसाब से करनी पड़ेगी। वो लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ से 250-300 किलोमीटर जाएं और बच्चों की परवरिश ना हो पाए। लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे लॉयर्स पेरिफेरी में बैठ के बच्चों का पाल पोषण कर सकते तो वो भी कर सकते हैं। हमारे MLAs, हमारे ब्यूरोक्रेट्स कर सकते हैं। राजधानी गैरसैंण को लेकर जिस तरीके से बात की है डॉक्टर ओली ने इस समय, और एक कोशिश उनकी है कि जो इस समय जो वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा तो सभी लोग हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो आगे आएँ। इस समय राज्य को बचाने के लिए वो आगे आए हैं। मेरे साथ में पीसी थपलियाल जी हैं, लोकतांत्रिक मोर्चे का गठन कर रहे हैं और ऐसे लोगों को एक मंच पर लाने की उनकी कोशिश है। तो उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। पीसी थपलियाल जी, सबसे पहले एक चीज है, राज्य को पाने की लड़ाई की, जैसे हमने बात की कि पहले हमने राज्य को पाने के लिए इतना संघर्ष किया और इतना बलिदान भी दिया लोगों ने उत्तराखंड को पाने, आज बचाने के लिए सड़कों पे उतरने की स्थिति आ गई है। तो इसको क्या देखते हैं? लोकतांत्रिक मोर्चा जो है एक इस तरीके का संगठन कर रहा है, इकट्ठा ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि आप राज्य को बचाने के लिए ये लोकतांत्रिक मोर्चे का गठन किया गया। जी, ऐसा है कि जिस तरह से हमारे जो क्षेत्रीय दल है, प्रमुख क्षेत्रीय दल,
उन्होंने पृथक राज्य, पर्वतीय राज्य की अवधारणा जनता के आगे रखी और जनता ने उनकी अवधारणा को पूरा करने के लिए सड़कों पे जन संघर्ष किया, कुर्बानी दी, बलिदान दिया और उसके बाद मिला हुआ ये राज्य आज फिर उसकी जो दुर्दशा है इस पे सभी लोगों को चिंताएं हुई। और मैं तो हैरान तब रहा जब मैंने लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया और जब मैंने अलग अलग जन संगठनों से, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से संवाद स्थापित किए, तब हमें ये लगा कि निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे कि हम उन ताकतों के साथ संवाद स्थापित नहीं कर रहे थे जो इस राज्य की मूल शक्तियां हैं। आप ये देखिए कि जैसे डॉक्टर ओली साहब ही हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख नेताओं में शुमार रहे हैं और उन्होंने जैसे ही लोग इस मोर्चे में जब उन्होंने देखा और हमने उनको अप्रोच किया, वो इस मोर्चे में आए। उन्होंने तमाम डॉक्टरों से, रिनोन डॉक्टर, मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टर जो खाली उत्तराखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिनका नाम है, डॉक्टर कुड़ियाल जैसे व्यक्तित्व, डॉक्टर मैथानी जैसे सर्जन, और ऐसे स्वयं में वो एक रिनोन आई स्पेशलिस्ट हैं। और वो तमाम लोग जब उनकी भावनाओं से मैं अवगत हुआ तो मैंने बोला निश्चित रूप से मेरा पहला कदम बहुत ही सफल कदम रहा। और उसके बाद मैंने जब अन्य संगठनों से, देखो इस राज्य में हमारा ये दुर्भाग्य रहा है कि हमने कभी यहाँ के वैश्य समाज से संवाद स्थापित नहीं किया, हमने कभी यहाँ के सर्व समाज से संवाद स्थापित नहीं किया और यही हमारी कमजोरी थी। इस कमजोरी को पहचानते हुए लोकतांत्रिक मोर्चा के माध्यम से हमने जो यहाँ के प्रदेश नेतृत्व है हमारा वैश्य समाज का, उनसे संवाद किए। हमने यहाँ के सर्व समाज जिसमें कि जस्टिस भारती जैसे व्यक्तित्व यहाँ पे आए, प्रोफेसर इसमें आए, तो एक लोकतांत्रिक मोर्चा एक वैसा ही मोर्चा अपने आप में बनता जा रहा है जैसे उत्तराखंड में संघर्ष समिति बनी थी राज्य प्राप्ति के लिए। मेरे को लगता है कि यहाँ की राजनीति को एक स्वरूप प्रदान करने के लिए यहाँ की जो समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि हमारी यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा और रोज़गार, इसको बहुत ज़्यादा लिया जाता है। और जब हमने पता किया कि हमारे डॉक्टर्स जो लोकतांत्रिक मोर्चा के हिस्सा हैं, स्वयं में डॉक्टर ओली साहब पूरे उत्तराखंड के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनके बारे में वेल अवेयर हैं, वेल नोन हैं और उनको मालूम है कि इनको कैसे जिंदा किया जा सकता है, कैसे पहाड़ को जन सुविधाएं दी जा सकती है स्वास्थ्य में, जिसका कि ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये लोग एक राजनीतिक ऐसा बन गया है अखाड़ा, जैसे गैंग नहीं बनते, गैंग जैसे लोग बन गए हैं। मेरा कार्यकर्ताओं को डकैती फौज इस राज्य को लुटती हुई नजर आ रही है। इसलिए लोकतांत्रिक मोर्चा एक सजग प्रहरी के रूप में यहाँ पे काम करेगा और जो बटी हुई ताकतें हैं उनको एकजुट करेगा और सबसे जनसंवाद स्थापित करेगा। सबसे जनसंवाद स्थापित करेंगे लोकतांत्रिक मोर्चा के द्वारा। और जिस तरीके से बात हो रही है, लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात होती है, हमेशा वो पीड़ा जो महसूस की जाती है, हर कोई उसको महसूस नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो वाकई पीड़ा बहुत ही ऐसी पीड़ा है जिसको महसूस किया जा सकता है। और उसी के बारे में बता रहे हैं कि डॉक्टर ओली उस पर भी काम करेंगे आने वाले समय में कि पहाड़ों में हम स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर करें, उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। समस्या कुछ और भी है। एक चीज़ और है, राज्य आंदोलनकारी आज सड़कों पर हैं। ये विडंबना है प्रदेश के लिए, देश के लिए, कि जो लोग जिन्होंने बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे वो देश में रहे हों, जब अंग्रेजों से हमने देश आज़ाद कराया, उसके बाद ये रहा कि उनके लिए सरकारों ने किस तरीके का कोई सोच रखी है। एक जब ये संविधान में कहा गया कि एक सीट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके लिए रिजर्व है, जो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब हैं उनके परिवार के लिए आरक्षित रखी गई है, और एंग्लो इंडियन के लिए हम एक सीट सुरक्षित रखते हैं,
और प्रत्येक विधानसभा में ये व्यवस्था बनी है। तो उत्तराखंड में ये व्यवस्था एंग्लो इंडियन के लिए है, राज्य आंदोलनकारियों के लिए ये सीट क्यों नहीं रखी गई? ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं लाए उस समय कि जब हम एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रख सकते हैं, तो क्या हम एक सीट राज्य आंदोलनकारियों के लिए रिजर्व नहीं रख सकते अपनी विधानसभा में? दूसरी चीज ये है कि 3 राज्यसभा सांसद यहाँ से उत्तराखंड से जाते हैं, उनमें एक भी राज्य आंदोलनकारियों को नहीं भेजा गया। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि विश्व का ऐतिहासिक आंदोलन होने के बावजूद भी इस आंदोलन के गर्भ से नेता पैदा नहीं हुआ। और यही हमारा दुर्भाग्य है कि ये लोग अगर हमें अनसुना अनदेखा कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा नेतृत्व न होना। आज अगर हमारा नेता होता इस आंदोलन का तो निश्चित रूप से आज इन लोगों की जो आज इतने बड़े भगवान बन के इस राज्य को लूट रहे हैं, ये कदापि नहीं कर सकते थे। और अनदेखा किसी भी जो उत्तराखंड की मूल ताकतें हैं उनको अनदेखा कर ही नहीं सकते थे। लेकिन इन्होंने हमें आते ही बांट दिया। और बांटा किस तरह से? इन्होंने खैरात की माफिक नौकरियां बांटी पहले हमारे बीच में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा कि 70% यूथ हमारा जो है हमसे हाथ से निकल गया। हम बूढ़े लोग जो पूर्व सैनिक इस आंदोलन के हिस्सा थे, हम और कुछ बूढ़ी महिलाएं बची हुई हैं, और उसी के बूते हम आगे घुटनों के बल में चल रहे हैं और हमारी आवाज को ये अनसुना कर रहे हैं। ये आवाज दबाई जा रही है, अनदेखा किया जा रहा है। इनको कतई हमारा डर नहीं है। ये तो ऐसा कर रहे हैं, आप ये देखिए कि इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार यहाँ पे सामने आ गए। अभी श्रम आयुक्त को ही देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पे श्रम मंत्री या श्रम आयोग के अध्यक्ष की लड़ाई है। साइकिलें किस तरह से पड़ी हुई हैं, हजारों साइकिलें, मतलब करोड़ों रुपया का गोलमाल। और एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर इसके ऊपर इंक्वायरी हो गई जो केवल मजदूरों के ऊपर इस राज्य के, तो 4.5 लाख लोग जेल के अंदर होंगे। क्योंकि मैंने अपने व्यक्तिगत तौर से इंक्वायरी की है कि कोटद्वार में 19,000 लोग जो मजदूर की लिस्ट में इनलिस्टेड हैं, उनमें फौजी और मुस्लिम औरतें भी शामिल हैं। देखिए, फौजी क्या मजदूरी करेगा, और क्या मुस्लिम औरतें हमारे समाज में कभी, मतलब है कि फर्जी। और यही 4.5 लाख क्यों? क्योंकि जो बेनिफिट देने थे, जिस तरह इन साइकिलों की बंदर बांट इस राज्य में चल रही है, तो तब हमें लगता है कि लोकतांत्रिक मोर्चा इस बात को समझता है कि इन ताकतों से लोहा लेना आसान नहीं है। इन्होंने जनता को रिश्वत देनी शुरू कर दी है, और उस रिश्वत के आगे कहीं ना कहीं हम बौने पड़ जाते हैं। और तब जाके लोग कहते हैं, साहब क्या हो गया, ये क्षेत्रीय दल क्यों नहीं आ रहे वो आगे? तो इन तमाम चीज़ों का मूल्यांकन और अवलोकन करते हुए हम सदे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसे ओली साहब जैसी शख्सियत जब हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो हमें कतई वो नहीं है कि हम सफल नहीं होंगे। हम सफल नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सफल होंगे, ये बात कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर ओली, एक चीज़ है कि आपने अभी हाल में पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। उत्तराखंड क्रांति दल जो कि यहाँ की सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल है, और उसी ने राज्य की लड़ाई लड़ी भी है, ये सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। उनके सम्मान में आप आज आए हैं पार्टी में, इसको लेकर भी सवाल है। और बहुत सारे आपके साथ में कई डॉक्टर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। आपको इससे पहले क्या लग रहा था कि ये अब उठाया गया कदम है, देर से उठाया गया कदम है? उससे पहले की जो स्थिति थी उत्तराखंड में, उसमें कभी आवाज़ उठाने की ऐसी कोशिश नहीं हुई? 20 सालों बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये देर से उठाया गया कदम है। सारे बुद्धिजीवी, सिर्फ देहरादून नहीं, सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरी दुनिया में ये महसूस कर रहे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ड्राइंग रूम में बैठ के तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन अगर आप सही मायने में सोचें तो अगर जो आप मन में सोचते हैं वैसा होना चाहिए, तो आपको फील्ड में आना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। ड्राइंग रूम में बात करने से कुछ नहीं होता, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। मैंने पौड़ी में जब मैं था एस आई सर्जन मोबाइल टीम, जैसा आपने बोला कि मैंने
पूरा उत्तराखंड में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ब्रांचेस में 2.5-3 साल तक गया, वहाँ जाके ऑपरेशंस किए, वहाँ की सारी सुविधाएं देखी, वहाँ की प्रॉब्लम्स देखी। और मैं कुमाऊँ को तो बिलोंग करता हूँ, हर 2 साल में एक बार जाता हूँ भ्रमण करने के लिए, लेकिन मैंने सन 80 से लेके आज तक कोई परिवर्तन देखा ही नहीं। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बारी बारी से आते हैं। गांव जाता हूं तो वैसे के वैसी, ये स्थिति ठीक नहीं है। हमारा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हमारा स्टेट स्विट्ज़रलैंड से किसी मामले में कम नहीं है। उस तरह का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। मैं तो थोड़ा सा बीजेपी गवर्नमेंट के जो ऑल वेदर रोड्स में सारी रोडें तोड़ दी, 2 साल तक सारी रोडों में कहीं जाने लायक नहीं बचा, पूरा देहरादून तोड़ दिया, कहीं जाने लायक नहीं बचा। मैं तो ये भी कहूँगा, एक वो बना रहे हैं यहाँ से लेके कर्णप्रयाग या शायद उसके बियॉन्ड भी रेल लाइन का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि एक ब्लास्ट हुआ, रेल लाइन ख़त्म, आपका सारा इन्वेस्टमेंट ख़त्म। एक पहाड़ गिर गया, उसके ऊपर सारा इन्वेस्टमेंट ख़त्म। दार्जिलिंग जाके देख लीजिए, बाकी रेलवेज़ को देख लीजिए, दे आर ऑल टॉय ट्रेन्स। उनका हमारे कॉमर्शियल, हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारे टूरिज्म में कोई ऐसा बड़ा योगदान नहीं है। ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार की, हमारे डबल इंजन की ज़रूर है, लेकिन शायद इनका कोई यूज़ नहीं है। सब मिला के आपका बेसिक क्वेश्चन ये था कि आपका मन क्यों हुआ। मन इसलिए हुआ कि ये सरकारें नहीं कर पाती, तो जब हम 70 के आसपास हो गए तो हमें ये नहीं कर सकती, तो मेरी उम्र के लोग आ जाए, मुझे ज्वाइन करें, इन सरकारों को हम कुछ सिखाते हैं, कुछ किया जा सकता है। मैं अभी भी जवान हूँ, प्लीज़। मैं अभी भी जवान हूँ, डॉक्टर ओली कह रहे हैं कि और बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन देरी करने का मतलब समझ में नहीं आया। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद अब लोग जाग रहे हैं। ये भी चलिए कि देर से आए दुरुस्त आए, वो बात सही है। हमारे पास में एक से एक हीरा है उत्तराखंड में। जैसे डॉक्टर ओली हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने भी नहीं आना चाहते, बात भी करना नहीं चाहते उस हिसाब से, लेकिन वो अंदर से चिंता करते हैं। लेकिन वो चाहते नहीं हैं कि राजनीति में हम उतरें। वो राजनीति को ही गंदा मानने लगे हैं कि यहाँ की जो राजनीति है, उत्तराखंड की राजनीति है, वो ठीक नहीं है, उस हिसाब की राजनीति नहीं बची। तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, वो सामने नहीं आते, वो बात नहीं करते, वो केवल चिंता व्यक्त करते हैं अपने तक या अपने 2-4 जो उनके सर्किल के लोग हैं उन तक ही उनकी चिंता है। लेकिन ये इस समय जो युवा हैं उत्तराखंड में, वो देख रहे हैं उत्तराखंड के नेताओं की तरफ आशा भरी निगाहों से। ये बहुत बड़ी बात है कि आज का जो युवा है वो देख रहा है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है, बेरोजगारी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हो रही है। इस समय जो बताया जा रहा है कि 13-14 लाख जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, जो पंजीकृत हैं, जिनका डाटा है गवर्नमेंट के पास में, उससे ज़्यादा भी ये संख्या हो सकती है। और वो लोग आज इंतज़ार कर रहे हैं, अपने नेताओं के तरफ देख रहे हैं कि शायद ये हमारे नेता कुछ करेंगे, हमारे राज्य के लिए, हमारे हितों के लिए, हमारी भलाई करेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ देखने में नहीं आया, कोई नेता ऐसा उभर कर सामने नहीं आ रहा है। एक जो पार्टी है उसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लोगों की भावनाएं उनके साथ में जुड़ी हैं, लेकिन कोशिश जिस तरीके की हो रही है, तो बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें आ जा रही हैं कि आप उनको समर्थन देने के बजाय उनकी आप कमियां गिनवाने लगते हो, ऐसा भी देखने में आ रहा है। यस, देखिए, किसी भी राज्य का जो विकास होता है वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों में निहित होता है। आप झारखंड को देखिए और छत्तीसगढ़ को देखिए, वहाँ की जो कोयला की खानें हैं वो उनके लिए वरदान सिद्ध होती हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी गंगा अभिशाप बन के आ गई। जो गंगा, हम रिचेस्ट है रिसोर्स में, सबसे रिचेस्ट हमारे पास पानी है, जिसको आप देख रहे हो कि दुनिया में अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा, लोग कहते हैं, तो वो पानी के लिए होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सबसे धनी पानी होने के बावजूद मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने पहाड़ से पलायन होने के लिए मजबूर है। मेरे पास जंगल हैं, और ऐसे जंगल हैं, 65% भूभाग मेरा जंगलों से कवर्ड है, और उसके बावजूद उन जंगलों से हमें कुछ नहीं मिल
रहा। जड़ी बूटी सब वहाँ पे ऐसे कानून बना दिए गए हैं, वन अधिनियम 1980, आज हमें कानून ऐसा बना दिया गया कि हम जंगल में नहीं घुस सकते, हम पशुपालन तक नहीं कर सकते। दूसरा ओर हम अगर पानी की गंगा है हमारे पास, एनजीटी ने ऐसा ऑर्डर बना दिया है कि 100 मीटर इधर 100 मीटर उधर, आप कोई कुछ हमारे लड़के जो राफ्टिंग, हाँ लेकिन 200 मीटर का है मैदान में, पहाड़ में वो 100 मीटर पे आ गए हैं। हाँ, क्योंकि पहाड़ में 200 मीटर माने बहुत बड़ा स्पेन जाएगा फिर तो। हाँ, लेकिन यहाँ हमने बहुत लड़ाई लड़ी है एनजीटी के साथ इस मामले में। हमने इस मामले में जो राफ्टिंग करते थे मेरे युवा गंगा में, वो वहाँ से उठाए गए हैं। तो इन तमाम सवालों का क्या है, गंगा और गंगा से जिसकी एंसिलरी नदियाँ हैं जितनी उससे हैं, उस कानून सब में उन्होंने लगा दिया है। दूसरी ओर मैं कई बार बोलता हूं कि पानी और बिजली में हमारे पास टिहरी डैम, इतना बड़ा डैम, और उस डैम का हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा। उसकी बिजली यूपी खा रहा है और लोग कह रहे हैं साहब हम इनको फ्री बिजली देंगे। मैं कहता हूं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है हमारे अपने जल पे, उस अधिकार से हमें वंचित क्यों किया जा रहा है? इस सवाल को हम, क्योंकि अब बुद्धिजीवियों की एक सशक्त टीम हमारे साथ जुड़ गई है और वो तीसरे विकल्प को वो ताकत देने जा रही है जिस ताकत की आज दिन तक हमें दरकार थी। हम सोचते थे कि वो ताकत हमारे पास आए, क्योंकि हमने देखा कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना जैसे दल पनपे तो उनके पीछे वहाँ का क्षेत्रीय पूंजीपति था, मराठा उद्योगपति उनके पीछे था। हमारे पास वो है ही नहीं, हमारे पास ना तो भामाशाह का इंतजार कर रहे हैं कि कोई भामाशाह मिलेगा और हम तब जाके कुछ करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिना भामाशाह के भी आपको भामाशाह पैदा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप भामाशाह का इंतजार करते रहेंगे तब जाके हम कुछ करेंगे, ये तो संभव नहीं है ना। लेकिन देखिए आजकल का जो चुनाव है कोई नहीं खोल सकता। मैं जब शुरू में मेरा पहला चुनाव हुआ था 2002 में, हम 5 लाख में लड़े थे और आज 5 करोड़ चाहिए एक विधानसभा में लड़ने के लिए। इन धन पशुओं ने बहुत ही कॉस्टली बना ली है। वो तो पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं और फिर हम कैसे उनको फेस करेंगे? आप देखिए एक एक विधानसभा में, क्योंकि हमारे जो नेता 2002 में 10 लाख के मालिक थे, आज वो 10 करोड़ से ऊपर के मालिक हैं। जितने नेताओं के अगर प्रॉपर्टी का अगर आप देखोगे, उत्तराखंड के नेताओं के अगर न्याय है कहीं और ये पता कर दिया जाए कि इनमें इतनी ऐसे ज़्यादा संपत्ति कहाँ से आई, तो शायद है कि पूरे के पूरे नेता कटघरे की जेल के अंदर होंगे। लेकिन कौन करेगा? कौन करेगा? जब मालिक आप हैं, एक बात बताइए, क्षेत्रीय दल हैं तो ये चीजें तो आज आप सोच रहे हैं, इन 20 सालों में आप लोग चुप बैठे रहे, ये भी तो है सवाल। देखिए चुप बैठना, मैंने बोला नहीं कि हम जैसे ही राज्य मिला हम सब लोग घरों में बैठ गए। इस राज्य की मूल ताकतें यहाँ की महिलाएं थी, यहाँ के पुरुष सैनिक थे, यहाँ के युवा थे। और आपने देखा होगा कि राज्य आंदोलन के टाइम पे हस्तक्षेप एक चीज है, उसको क्यों नहीं किया? वो अगर नेता पैदा होता तो मैंने पहले ही शुरू में कहा था, इस राज्य का दुर्भाग्य। देखो कोई भी आंदोलन आप देखोगे, उस आंदोलन के गर्भ से नेता पैदा हुए हैं, केवल उत्तराखंड आंदोलन को छोड़ के। क्योंकि आपने इवन अन्ना आंदोलन को देखिए, अन्ना आंदोलन से वो लोग पैदा हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में शासन कर रहे हैं, यहाँ भी हमारी तरफ वो हाथ बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, वो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। लेकिन आंदोलन से कोई नेता नहीं निकला। आपका हमारे नेता होना जरूरी, कि नेता होना बहुत जरूरी है। आंदोलन से कोई ऐसा नेता नहीं निकला जो यहाँ की कमान संभाल सके और यहाँ के जो काम काज रहे हैं या जो राज काज रहा है उसमें अपनी भूमिका सिद्ध कर सकता है या हस्तक्षेप कर सकता है। और डॉक्टर ओली, एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि, और दर्शक भी हमारे जानना चाहेंगे कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस समय, वो भी ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति को लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अभी जैसे थपलियाल जी कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई नेता नहीं है, उत्तराखंड में किसको आप नेता मानते हैं? उत्तराखंड पूरे जो सर्वमान्य नेता है, जिसको आपको लगता है कि किसी भी पार्टी का, मैं पार्टी विशेष की बात ही नहीं कर रहा हूं, उत्तराखंड का नेता कौन है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप देखते हैं, आप डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपको तो सारी समझ है। किसको नेता मानते हैं उत्तराखंड में? जी धन्यवाद। मैं सर 22 साल से देख रहा हूँ, कांग्रेस आई,
कुछ नेता उनके भी आए, वो आपस में दिल्ली की तरफ देखते हैं, दिल्ली तय करेगा हमारा नेता कौन है। दिल्ली को क्यों तय करना चाहिए उत्तराखंड का प्रभारी कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा पार्टी का, मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे ही बीजेपी में हो रहा है, एक ठीक नहीं तो दूसरा ठीक नहीं तो तीसरा। मैं 6 बता रहा हूँ, 6 हो चुके पिछले 5 साल में। अगर हम अपना नेता नहीं तय कर सकते, हमारे 56 एमएलए अपना नेता नहीं कर सकते, तो हमें भाड़ में जाना चाहिए। वी आर डूइंग नथिंग फॉर उत्तराखंड। आपको आवाज़ उठानी पड़ी कि हम दिल्ली की तरफ नहीं देखेंगे। अब रिसेंटली हमारे एक बड़े नेता तो नहीं कहूँगा, बड़े कर्मठ कर्नल साहब हैं, वो भी दिल्ली की तरफ देखना चाह रहे। हमारे रविंद्र जी को तो अभी मैं बोल के आया, रविंद्र जुगनाथ जी को, क्यों आप दिल्ली की तरफ देखना चाहते हैं, वापस उत्तराखंड इसमें आपने योगदान दिया है, वापस आओ। अभी बोल के आया मैं 1 घंटे पहले। तो सब मिला के नेता ठीक है अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो दिल्ली की तरफ क्यों देखते हैं। तो इसीलिए मैंने यूकेडी ज्वाइन करी, कम से कम दिल्ली तो ना देखना पड़े, अपना क्षेत्र संभालें। दिल्ली के लिए जो बेहतर होगा, हिंदुस्तान भारत के लिए जो बेहतर होगा, वो हम सोचेंगे बाद में। अपना क्षेत्र तो संभालें। क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत रोल है। और आप मुझको सिर्फ ये मत समझिए कि मैं डॉक्टर्स से मिल के आ रहा हूँ या डॉक्टर्स की भावनाएं आपके पास पेश कर रहा हूँ। मैं जितने टेक्नोक्रेट्स हैं, जितने लोग यहाँ पे ड्राइंग रूम में बात करते हैं लेकिन कुछ करना पसंद नहीं करते, मैं थोड़ा सा फील्ड में आके आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वी कैन डू वंडर्स जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। और ये केवल प्रोफेशनल डॉक्टर्स की बात ही नहीं है, जो टेक्नोक्रेट हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से राजनीति है, क्षेत्रीय दल की आपने बात की है कि क्षेत्रीय दल होने चाहिए, और कई राज्यों में सफल भी हैं, ऐसा नहीं है कि सफल नहीं है, क्षेत्रीय दल ही सफल हैं। और ये राज्य बना ही स्पेशली, इसको दूसरे राज्यों से भी आप तुलना नहीं कर सकते उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ उस हिसाब की हैं और राज्य का निर्माण हुआ है इसी चीज़ को लेकर। तो जाहिर सी बात है क्षेत्रीय दल होने जरूरी हैं, और क्षेत्रीय दल अगर ताकतवर नहीं होंगे तो राज्य के मूल जो धारणा है वो ही समाप्त हो जाएगी। आने वाले दिनों में ये जो मूल धारणा है वो समाप्त हो जाएगी। किस लिए राज्य लिया था, आज इसलिए तो ठगा महसूस कर रहे हैं। तो पीसी थपलियाल जी, आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और पूर्व सैनिक भी आप रहे हैं, और इस पूर्व सैनिक हैं, रहे नहीं हैं, सैनिक आप रहे हैं। तो मैं ये भी, क्योंकि आपके साथ में सबसे बड़ी बात है कि एक जो सीनियर आईएएस हैं उत्तराखंड के, पांगती सर, तो वो आपके साथ में है, जो बहुत ही उनका ज़बरदस्त काम भी है, अध्ययन भी है, बहुत बड़ी स्टडी है उनको उत्तराखंड के बारे में जिस हिसाब से, लेकिन उनका भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं मानता हूं कि वो ठीक है, उन्होंने नौकरी की है, सरकारी सेवाओं में रहे हैं, कमिश्नर तक रहे हैं गढ़वाल में, लेकिन आज आप लोग उनका उपयोग भी नहीं कर पा रहे। देखिए, हमने आंदोलन के टाइम में से लेकर अभी तक पूरा उपयोग किया। और उपयोग माने कि जब राज्य बना, राज्य का पुनर्गठन विधेयक बना, तो उस विधेयक को पढ़ने वाला केवल यही व्यक्ति था और समझने वाला। जब उन्होंने उस पढ़कर बनाया उत्तराखंड या उत्तरांचल कितना सच और कितना छल, वो पुस्तिका उन्होंने बनाई। और उसके बाद देखिए, अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो नहीं बन पाया, क्योंकि ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर वो ईमानदार नहीं होते तो निश्चित रूप से किसी न किसी मुख्यमंत्री के सलाहकार होते। लेकिन वो ईमानदार, रिनोन ईमानदार फिगर होने के कारण हर आदमी उनसे बचता रहा है, क्योंकि हर जो राजनेता होते हैं उत्तराखंड में, उनको दिल्ली चुनावी खर्चा देना पड़ता है। ये जो उत्तराखंड है, ये ऐसी दुधारू गाय है कि जो इस समय में आप ये देखिए कि अगर दिल्ली की राजनीति है तो उसने टारगेट देते हैं कि भाई तुम
तुमने चुनाव का खर्चा उठाना है, 100 करोड़ रुपए जमा करना है, तब मुख्यमंत्री शुरू हो जाता है वो करना। विकास उनके लिए कुछ नहीं है। इस समय जो मध्य प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उसका मुख्यमंत्री भी उनके कब्जे में नहीं है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उनके कब्जे में नहीं है। आपने देख लिया होगा, एक ही बेचारा राज्य, दुर्भाग्यपूर्ण राज्य, जो उसका खून पीते पीते इन लोगों ने उसको आज जनता को चौराहे पे खड़ा कर दिया है। इसलिए हम जो उत्तराखंड की मूल ताकते हैं, हम चिंताएं हो गई, क्योंकि लोगों का विश्वास था इन पे, कि ये सोचते थे कि हाँ जी, पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी, भाइयों और बहनों, यहाँ काम आएगा। 7 साल हो गए, तुम्हारा पानी और जवानी तुम हमसे छीनते जा रहे हो। अरे कब काम आएगा, जरा बताओ तो सही। तुम एक अदद राजधानी हमको नहीं दे पा रहे हो, और क्या दोगे? तुमने 20 साल से 22 साल से इस राज्य को बिना राजधानी का, स्थायी राजधानी का संचालित कर रहे हो, और कभी तुम बोल रहे हो गैरसैंण, कभी देहरादून। तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि तुम डिक्लेयर करो कि इस राज्य की राजधानी कहां होगी। ये असंवैधानिक राज्य होगा अगर कोई चैलेंज कर देगा, बिकॉज सेंटर ऑफ द पावर अनिवार्य होता है किसी भी राज्य में, लेकिन तुमने मखौल बना रखा है यहाँ के लोगों का। इसलिए हमें जो यहाँ पे जो प्रबुद्ध लोग हैं, नहीं तो डॉक्टर, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि डॉक्टर एक ऐसी कम्युनिटी है जिनका जो पाला मतलब एक गरीब से गरीब आदमी से, पेशेंट से भी देखिए आप, और अमीर से अमीर आदमी से पड़ता है, उससे बड़ा सामाजिक जो नेता है मेरी नज़र में और कोई नहीं हो सकता। बाकी तो ये लोग केवल इनका राजनीति व्यवसाय हो गया है, और इस राजनीति के कारण इनके चूल्हे जल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और डकैती फौज कार्यकर्ताओं की उनके भी चूल्हे जला रहे हैं, और जनता भाड़ में जाए। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस राज्य के निर्माण के बाद यहाँ के युवाओं को न्याय संगत भर्ती नहीं मिली है। जब भी शुरुआत हुई राज्य में भर्ती की, तो कभी पटवारी घोटाला, कभी पुलिस घोटाला, कभी आपने देखा होगा बंदरों घोटाला, और उसके बाद तुमने हमें, मैं तो क्या कहूँ पुनीर साहब, जो इन्होंने उपनल बनाया है, उपनल में 10,000 12,000 में लड़कों का जो खून पी रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं, और वो लड़के जब आंदोलन कर रहे हैं, तुम उनको झूठ बोलकर ठगाकर फिर मिनिस्ट्री में ला रहे हो, और उसके बाद तुम उसके साथ आज दिन तक तुमने न्याय नहीं किया। वो बोल रहे हमने 15 साल 20 साल लगा लिए, अब मेरे बच्चे पढ़ने लायक हो गए, कॉलेज जाने लायक हो गए, हम कैसे पढ़ाएंगे? और काम क्या ले रहे हो? पूरा का पूरा काम ले रहे हो। इसलिए ये चिंता का विषय है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक मोर्चा सारी जनता के साथ जनसंवाद करेगा। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि खाली ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं, जनसंवाद स्थापित करना पड़ेगा जनता के साथ। हम इस संदर्भ में गए भी है, पाक दीजिए, हम लोकतांत्रिक मोर्चा के माध्यम से हमने जब जनसंवाद किया, तो हमें महिलाओं का जो दर्द वहाँ छलका, तो निश्चित रूप से हमें ग्लानि हुई कि हम किस राज्य की मांग कर बैठे, कि मैं बोला मैं तो अपराधी हूं जो इस राज्य की लड़ाई लड़ा, ये इस हालत के लिए लड़ा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जंगली जानवरों का आतंक, महिलाएं अकेली जूझ रही हैं उन खेतों से, अपनी फसलों को काटने के लिए मजबूर हैं, और जो अन्न के भंडार उन महिलाओं के होते थे, आज वो महिलाएं आज लाइन में खड़ी है अन्न के लिए लाइन में खड़ी है। ये भी एक बड़ी बात है कि अन्न के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, अपने जो खेत हैं वो बंजर पड़े हैं। ये भी एक विडंबना है प्रदेश के लिए। और जिस तरीके से बात हुई है, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो विचलित कर देती हैं। उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि वो तस्वीरें ऐसी हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से नदी खाले पार करके स्कूल पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। आज भी ये स्थिति है, तो उनकी पीड़ा नहीं समझ में आ रही है। और जो महिलाएं हैं, प्रसव के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दे रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कैसे सो पा रहे हैं ये लोग, ये समझ में नहीं आ रहा। और पीसी थपलियाल जी, आप लोग अब ये बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि आप जागृत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं, एक मजबूत आप विकल्प बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति आपको क्या लग रही है कि अभी भी नेता की तो कमी आपको महसूस हो रही होगी कि नेता कौन है?
देखो देखो, जो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो नेता पैदा कर देती हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि उत्तराखंड की जो राजनीति पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी महिला है। और क्योंकि हमारे लोग तो महिलाओं को आप आगे क्यों नहीं बढ़ाएं? बढ़ाने का हमारा प्रयास होगा। अभी हम पहले उसमें हैं, हम बढ़ाएंगे। अब हमने यहाँ तक देख लिया। जब आपको लगता है कि आपके बस की बात नहीं है कुछ भी, तो महिलाओं को ही आगे बढ़ाइए ना। उन्होंने ही राज्य लिया। हाँ, महिलाओं ने राज्य लिया है तो महिलाओं को आगे क्यों नहीं किया? मुझे ये भी बताओ। महिलाओं का एक है, वो घर बार भी देखना पड़ता है, उनको चूल्हा देखना पड़ता है, और वो एकदम तो चूल्हा देख रही थी। लेकिन अब जो महिलाओं का जो हमने कार्य रूप बनाया, रूपरेखा बनाई है, आपको अभी कल परसों ही यहाँ पे जो हमारी आशा कार्य करती हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे कल मिलेगी आपको। आप हैरान रह जाओगे कि अरे इसी मुद्दे पे उनको ये समस्या आ गई है कि अब अभी तक तो हम बड़े स्वावलंबी थे, अपना स्वाभिमानी थे। अभी अभी एक स्थिति समाज में ऐसा परिवर्तन आया है कि हमारी महिलाओं का शोषण होना शुरू हो गया है। और इसका आपने हाल में ही एक बहुत बड़ा इशू उत्तराखंड में खड़ा नजर होते हुए आ रहा है, और जिसमें पक्ष और विपक्ष में बड़ी भारी राजनीति आपने देखी होगी, और वो बड़ा गंभीर मुद्दा है। उस पर डॉक्टर साहब भी बड़े चिंतित हैं, वो विश्लेषण करेंगे इस मामले में। लेकिन हम पहाड़ की महिलाओं का शोषण नहीं होने देंगे। उनकी जो आज बच्चे और उनके जो भाई आज बॉर्डर में हैं, सीमाओं पे लड़ रहे हैं, उनको हमें अगर देश को सुरक्षित चाहिए, अगर हमें सीमाएं मजबूत चाहिए, तो हमें उत्तराखंड को मजबूत रखना पड़ेगा। यहाँ को सारी समस्याओं को बहुत ऐसे हृदय से देखना पड़ेगा कि जो मैं मतलब अपने सरकार से भी कहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी जी इस राज्य के साथ मजाक मत होने दो। ये बहुत गंभीर पहलू है, सीमांत क्षेत्र है। अगर यहाँ का युवा आपके हाथ से निकल गया तो पूरे देश की रक्षा सुरक्षा को खतरा होगा। पूरे देश की रक्षा सुरक्षा को खतरा बता रहे हैं। ये डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है, आगे बढ़ाता हूं मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा, क्योंकि समय का भी अभाव है। ये चीज़ें हैं, जिस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं, राज्य आंदोलनकारी आज फिर सड़कों पर उतर रहे हैं। आपने देखा, आप भी गए उस मीटिंग में। लेकिन ये जो समस्याएं हैं, नेता की भी हमने बात कर ली कि नेता उस हिसाब से अभी कोई नहीं उभर के सामने आ रहे हैं जो लीड करें। महिलाओं की बात कर रहे हैं, अभी पीसी थपलियाल जी ने बताया कि महिलाओं को तो भागीदारी महिलाओं को ही आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप लोगों के बस की बात नहीं है तो महिलाओं को ही आगे रखना चाहिए, तो वही लीड करेंगी जब आप लोग नहीं लीड कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस मेल लीड नहीं कर पा रहे। मैं कांस्टेंट टच में हूं कमला पंजी से। कमला जी महिला मंच की प्रेसिडेंट हैं। अभी दुर्भाग्यवश वो 6 महीने से कनाडा से वापस नहीं आ पा रही हैं क्योंकि कोविड की वजह से फ़्लाइट नहीं मिली, लेकिन मैं उनके टच में हूँ। निर्मला बिश जी से मैंने जो उनकी 2IC हैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप उनको रिप्रेजेंट करिए। मैंने पिछले 3 दिन में उनसे कम से कम 10 बार बात करी है। मैंने कहा महिलाओं को आगे आना ही होगा, क्योंकि उत्तराखंड के एजिटेशन में वो साथ थी, युवा साथ थे, सारे उत्तराखंड आंदोलनकारी साथ थे। उन्होंने हामी भरी है। जैसे ही कमला जी आएंगी वो तो करेंगी ही। मैंने तो मैडम बलूनी जी से भी बात करी थी, वो इसी चैम्बर में जहाँ हम बात कर रहे, हमारी उनसे बात हुई। वो चाहे आज, हाँ, सुशीला जी से, वो जिस भी पार्टी में हो, लेकिन हमारे उत्तराखंड के लिए निर्मला जी, कमला पंजी सबके टच में हूँ। और जिस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है उस पार्टी में महिलाओं की उपेक्षा में नहीं होने दूंगा, युवाओं की उपेक्षा नहीं होने दूंगा। अगर ये पुराने लोग जिनकी वजह से इस पार्टी में थोड़ी सी बदनामी है, उन्होंने पार्टी इधर चेंज करी उधर चेंज करी अपने फ़ायदे के लिए, ये मैं नहीं होने दूंगा। अगर ये होता है तो मैं स्पष्ट संकेत दूंगा कि युवा और महिलाएं आपके साथ नहीं हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपने पूछा, और दूसरा कोई हो तो बताएं। नहीं, ये ठीक बात है कि आप उनके साथ हैं, कि जो युवा हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ में आप ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राज्य आंदोलनकारी अब सड़कों पर हैं, ये सारी समस्याएं देखने में आ रही हैं लगातार।
पीसी थपलियाल जी, चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा और आप से इस तरीके का कि जो हमारे युवा हैं इस समय वो देख रहे हैं अपने लोगों की तरफ, अपने नेताओं की तरफ, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? देखिए, आज दिन तक हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि हमारे पास सह गुसह नहीं था, निगुसह, यानी ये जो लोकतांत्रिक, देखो कितने मजबूती से डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर महिलाओं की और युवाओं की अवहेलना होगी तो मैं नहीं हूँ, हम नहीं हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब हमारा जो पहला कदम था इसमें, ये जो लोकतांत्रिक मोर्चा का, वो सफल हो गया। लोकतांत्रिक मोर्चा, देखो ये लोगों ने एमएलए एमपी नहीं बनना, ये उससे ऊपर हैं, ये इनका कद इतना बड़ा, ये भगवान है इस धरती के। अगर डॉक्टर को देखा जाए, डॉक्टर कुड़ियाल हो गया, डॉक्टर ओली हो गया, डॉक्टर, ये भगवान है। चल, अब इन भगवानों को क्या एमएलए बनना है? लेकिन ये चिंता है इनको, और ये लोकतांत्रिक मोर्चा के माध्यम से इस राज्य की हाई कमांड बनेंगे, इस राज्य के सह गुसह बनेंगे, इस राज्य के गार्जियन बनेंगे, और मजबूती से संयुक्त लीडरशिप को हम एक नया स्वरूप प्रदान करेंगे। अगर हमारे पास नेता नहीं तो हमारे पास ये लोग हैं जो इस लोग एकजुट होकर, अब दिल्ली के गार्जियन, दिल्ली के मठाधीशों की जरूरत नहीं, उत्तराखंड में एक हाई कमांड पैदा हो रहा है, उसका नाम है उत्तराखंड लोकतांत्रिक मोर्चा। और मैं अपने युवाओं को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमने इस संदर्भ में बहुत बड़ा अध्ययन किया है, और हमने ये चीज पाया कि जो भौगोलिक स्थिति आज उत्तराखंड की है वही स्विट्जरलैंड की है। लेकिन स्विट्जरलैंड इस विश्व का सबसे बड़ा भौतिक राजधानी है। अगर कोई अमीर हो रहा है तो वो चाहता है कि मैं स्विट्जरलैंड में रहूं, और मेरे राज्य की ये दुर्दशा का कारण और उसका कारण का निवारण हमने ढूंढ लिया है कि अगर विश्व की कोई आध्यात्मिक राजधानी बनेगी तो उत्तराखंड को हमने बनाना है, और इसके लिए हमने प्रारूप तैयार कर दिया है। और जो हमारा ब्यास घाट है उसको हम अध्यात्म का केंद्र बनाकर अपनी रणनीति बना रहे हैं, और हमारे युवाओं को हम जल जमीन जंगल में उनका अधिकार दिलाएंगे। और इसके लिए हमने जो संविधान के मुताबिक 73rd अमेंडमेंट है, पंचायती राज एक्ट, पंचायतों को अगर हमने अधिकार दिए तो हमारे युवाओं का रोजगार गांव में ही पैदा हो जाएगा। जो संसाधन गांव के प्रधानों के पास होते हैं उनका अधिकार हमारे युवाओं का, उनको दोहन करेंगे। और वो इस तरह का जो प्रारूप संविधान में दिया हुआ है, देखिए हम बिना संविधान की बात नहीं करते हैं, इसलिए युवाओं को चिंतित नहीं होना है। एक प्रबुद्ध लोग आपके लिए आ चुके हैं, और एक ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे कि तुम्हारा जो संसाधन है तुम्हारे हाथों में आएंगे। किस तरह से हम जगह जगह में मिनरल वाटर प्लांट बनाने की योजनाएं बनाएंगे, किस तरह से हम जैसे एडवांसेस है, एडवांसेस, देखो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं निश्चित रूप से। ठीक है, लेकिन आप बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की, और डॉक्टर साहब ने भी कहा था, लेकिन मैं बात करता हूँ बहुत दूर की नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने वादे किए हैं, नेताओं ने वादे किए हैं कि हम इसको, जैसे दिल्ली को लंदन बनाने की बात हो रही थी और बनारस को क्योटो बनाने की बात हो रही थी, उस तरीके की बात पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि हम उत्तराखंड को ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अगर हम बगल के राज्य की बात करते हैं, हिमाचल की, हम तो हिमाचल से भी कहीं कितने पिछड़े हुए हैं, ये भी तो आप देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति पनप चुकी है। ये यहाँ पे हिमाचल की राजनीतिक संस्कृति अब नहीं लौटा सकते, आप कुछ भी कर लो। लेकिन एक चीज है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा धन है वो यहाँ की आध्यात्मिकता, और सदियों से, मैं बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं उसी को पॉलिश करने की बात कर रहा हूँ। दुनिया सदियों से यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ जी के पास आ रही है, और मैं ये कहता हूँ कि इन नेताओं ने 4 धाम के अलावा अपने पंचप्रयाग, पंचबद्री, पंच केदारों को नहीं बन पाया। इन्होंने अभी तक उन देवियों को जो धार धार में खड़ी हैं उनकी तरफ इन्होंने उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। आज एक वैष्णो देवी पूरे जम्मू कश्मीर को खिलाने में सक्षम है, और हमारी देवियाँ अकेली धार धार में सुरकंडा, कुंजापुरी, चंडी देवी, मनसा देवी और चंद्रबदनी, तमाम देवियों का, और कबिल्टा की काली, इतने बड़े बड़े ताकत हमारे पास हैं, और इनका हमने अभी तक उपयोग नहीं किया। जिस दिन हिंदुस्तान क्या दुनिया को मालूम पड़ेगा कि
देश की जो आध्यात्मिक शक्ति का निहित केंद्र उत्तराखंड है तो पूरा उमड़ के आ जाएगा। और सौभाग्य बोलो या दुर्भाग्य, कोरोना काल ने सारी जनता को एक नया वो थॉट दे दी है। वो भागना चाहता है, वो अमीरियत से बहुत परेशान हो गया है, वो अध्यात्म की ओर आना चाहता है और अध्यात्म का केंद्र हम बनाएंगे। हम उत्तराखंड को हम बनाएंगे अध्यात्म का केंद्र, ये कह रहे हैं पीसी थपलियाल जी। और आज की बड़ी चर्चा में जुड़ने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपको पसंद आई ये चर्चा तो कृपया करके आप लोग वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत आभार आज के चर्चा में जुड़ने के लिए। थपलियाल जी आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जितने दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं उन सभी का भी आभार। तो मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हिमालय दर्पण उत्तराखंड। नमस्कार, जय हिंद।